नमस्कार। सभी श्रोतृगण को मेरा सादर प्रणाम। हमारे आज के सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है और मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो हम जो हमारा ये कोर्स चल रहा है चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के जो कुछ व्यवहार की दृष्टिया महत्वपूर्ण अध्याय है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम जो महत्वपूर्ण सूत्र है जितने ज्यादातर हो पाए उतने का पठन करना, उनसे उनका अर्थ समझ के लेना, उस अर्थ समझने की प्रक्रिया में जरूरत पड़े तो टीकाओं की मदद लेना और उनका व्यवहार में कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी हमारे इस क्रम में अब हम कुष्ठ चिकित्सा का जो अध्याय है चरक संहिता का, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अध्याय की शुरुआत करते हैं। अथा तो कुष्ठ चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान अत्रेयः। तो ये अध्याय क्रमांक जो 7 है वो कुष्ठ चिकित्सा का, वो शुरू करने से पहले कुष्ठ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कुष्ठ व्यवहार में हम आज देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा तौर पर रुग्ण ये आयुर्वेद के पास भी आते हैं। जैसे हम अगर देखें तो बहुत सारे व्याधियों को हम अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उसमें व्यावहारिक दृष्टिया एक ऐसा भी वर्गीकरण हम कर सकते हैं कि रुग्ण वैद्य के पास कितने प्रमाण में आते हैं किसी व्याधि के। और अगर ऐसा देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक्यूट कंडीशन अभी भी हमारे पास उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आती। एक मिनट। माफ कीजिएगा। तो एक्यूट कंडीशन का जो नंबर ऑफ पेशेंट का जो फ्लो है एलोपैथी की तरफ, उसके कंपैरिजन में हमारे पास तो बहुत ही कम है। कुछ व्याधियां ये हमारे पास तुलनात्मक रीते ज्यादा आती है शुरुआत में या बाद में, तो ऐसे डिवीजन हम देख सकते हैं। उसमें कुष्ठ यानी जिसको मैं आजकल की परिभाषा में स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं क्रॉनिक, वो अगर हम देखें तो वो वैद्यों के पास शायद इमीडिएटली या एलोपैथी उपक्रम करने के बाद लेकिन काफी हद तक देखने के लिए मिलते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो प्रायिक ये बहुत ही जीर्ण चिरकारी होते हैं। इनमें हम जो आज देखने वाले कि हेतुओं का बल ये बहुत ज्यादा होता है और हेतुओं का बल उनको हेतु परिवर्जन करवाना, ये जो संकल्पना है ये संकल्पना आयुर्वेद में है लेकिन बाकी पैथियों में अनफॉर्चुनेटली उतना मिलता नहीं है। तो रुग्णों को उसको बारे में पथ्य के बारे में बात करवाना और उनको जो अपथ्य है वो बंद करवा के फिर चिकित्सा उपक्रम शुरू करना। आगे जाके ऐसा भी है कि चिकित्सा उपक्रम में भी हमें प्रायः बार बार शोधन करने की आवश्यकता पड़ती है बहुत सारे रुग्णों में। इतना ही नहीं, शमन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, बाह्य प्रयोग, तो चिकित्सा के बहुत सारे पहलुओं का उपयोग करना पड़ता है जो बहुत बार रुग्ण के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग या कॉस्टली ऐसा हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारे एंगल से जो एक बात है वो है कि बहुत बार स्पेसिफिक एंड परफेक्ट डायग्नोसिस उस अवस्था का या प्रकार का ये भी हम कर नहीं पाते। हम सब इतना समझ पाते हैं कि भाई ये कुष्ठ है, कफ प्रधान है, बस इतना ही हम कर पाते हैं और हमारी चिकित्सा आरोग्य वर्धनी गंधक रसायन यहाँ पे आके अटक जाती है। तो इसमें जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म भेद है वो जानने की महत्व बहुत ज्यादा है। ये आज हम कुष्ठ के इनिशियल पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं, लेकिन अगर हम संहिता में बृहत्त्रयी में जो भी कुष्ठ का वर्णन किया है, विधान पंचक का वर्णन किया है, उसको अगर हम ढंग से समझे और उसको व्यवहार में अप्लाई करें तो ये सारे चैलेंजेस हम ओवरकम कर सकते हैं। ये बहुत सारे वैद्यों का अनुभव है, मेरा स्वतः का भी अनुभव है। तो अगर हम उसी को आज जो हम स्पेशली जो इनिशियल पार्ट है, नैदानिक पार्ट, निदान पंचक का पार्ट, वो हम अच्छे से समझे, उसका व्यवहार में उपयोग कैसा करना है वो अगर बात हम विजुअलाइज कर पाए
तो हम आगे जाके इस प्रकार के रुग्णों को टैकल कर सकते हैं और उनमें हमें यशस्विता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी पार्श्वभूमि से हम हमारा आज का ये अध्ययन शुरू करते हैं। किसी भी व्याधि का जो अब अध्ययन करना हो तो व्याधि का ही नहीं, किसी भी संकल्पना का, फिर वो कल्प हो या और कोई चीज हो, तो हम प्रायः उसके नाम से शुरू करते हैं। हमारे परंपरा में, वैदिक परंपरा में, आयुर्वेद में भी। तो कुष्ठ ये नाम बना कैसे है? तो कुष्ठ ये जिसका जो मूल धातु है वो है कुश, और कुश इसका दो मुख्य जो अर्थ है, एक तो निष्कर्ष है यानी बहिर्निस्सारण, टू ब्रिंग आउट या बाहर निकाल देना, बाहर उसको ढकेल देना, और दूसरा है वो कुश, इसका अर्थ है विकारार्थत्वम, विकार इस अर्थ का जो धातु है, जिसका अर्थ है कि यानी एबनॉर्मेलिटी या एन डिसीज। तो ये इसके मूल अर्थ हो गए। लेकिन जब हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ देखते हैं तो वाग्भट ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है उसके निदान स्थान में। कालेन उपेक्षितम यस्मात् सर्वम पुष्णाति तद्वपुः। पुष्णाति, पुष्णाति का अर्थ देखा हमने कि जो बहुत बड़े पैमाने पर विकृति उत्पन्न करता है। लेकिन कहाँ पे? तो वाग्भट कहते हैं कि वपुः, वपुः इस शब्द का अर्थ है शरीर। तो जो व्याधि कालांतर से पूरे शरीर में बहुत बड़े पैमाने पे विकृति उत्पन्न करता है, उसको कुष्ठ कहते हैं। तो कुष्ठ इसका अर्थ सिर्फ कोई भी स्किन डिसीज इतना ही नहीं किया यहाँ पे, माना वहां पे कि हमें त्वक दृष्टि ये प्राधान्य से दिखती है, इट इज विजुअलाइज इजिली, बट दैट डज नॉट मीन इट इज मियर स्किन डिसीज। सिर्फ त्वचा में विकृति है ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह व्याधि त्वचा में अभिव्यक्त होता है। त्वचा इस व्याधि का एक दूष्य है, लेकिन वो एकमेव दूष्य नहीं है। और इतना ही नहीं, आगे जाके चरकाचार्य ने ये बात उतनी ऑब्वियस पद्धति से कही नहीं है, लेकिन सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय अगर आप देखो तो उनमें कुष्ठ का धातुगत जो अवस्था है उनका भी विचार किया है। और अगर आप उसमें देखें तो वो ग्रेजुअली शुक्र धातु तक पहुंच सकता है कुष्ठ व्याधि। तो ये कालांतर से पूर्ण शरीर को कुष्णन यानी उसका विकृति उत्पन्न करना, यह क्षमता इस व्याधि में है, और इसलिए इस व्याधि को कुष्ठ कहते हैं। तो इसलिए इस व्याधि का गांभीर्य समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कोई स्किन का पैच है इतना ही इसका स्वरूप नहीं है, बल्कि स्किन का पैच कितना भी छोटा हो, अगर वो कुष्ठ व्याधि है तो उसके पीछे इतना बड़ा अर्थ है। ये बात हमें रुग्ण को जब देखते हैं तो हमारे मन में रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया कुष्ठ धातु के नाम का महत्व, उसका अर्थ। अभी सूत्र क्रमांक जो 3 है इस अध्याय में, हेतुम द्रव्यम लिंगम कुष्ठानाम आश्रयम प्रशमनम च शृण्वग्निवेश सम्यक विशेषतः स्पर्शनग्नानाम। तो इस अध्याय में क्या क्या दिया है, ऐसा भगवान अत्रेय अग्निवेश को कह रहे हैं। शृणु अग्निवेश, शृणु यानी सुनिए, अग्निवेश को वो कह रहे हैं कि अग्निवेश अभी सुनो। क्या सुनो? तो मैं कुष्ठानाम, कुष्ठानाम षष्ठी बहुवचन हुआ, यानी कुष्ठों के जो अनेक प्रकार है उनके क्या क्या हेतु, द्रव्य, लिंग और कुष्ठानाम ये आश्रय इस शब्द के लिए है। तो उसका पहले अनुवर्तन नहीं करना है, बाद में अनुवर्तन करना है, सब जगह कर सकते हैं। लेकिन कुष्ठानाम हेतु, कुष्ठानाम हेतुम, कुष्ठानाम द्रव्यम, कुष्ठानाम लिंगम, कुष्ठानाम आश्रयम और कुष्ठानाम प्रशमनम, ये सारे कुष्ठ के जो अलग अलग वर्णन के विषय है वो मैं इसके आगे कहने वाला हूं। तो इस अध्याय में अगर आप देखें तो ये अध्याय का इंडेक्स हुआ। इस अध्याय का इंडेक्स क्या क्या है? तो हेतुओं का वर्णन हमें सूत्र क्रमांक 4 से 8 इन सूत्रों में देखने के लिए मिलता है। कुष्ठ के जो द्रव्य है, 7 द्रव्य जो है, वो हमें सूत्र क्रमांक 9 में उसका उल्लेख पाया जाता है। उसके जो लिंग यानी अलग अलग लक्षण है वो सूत्र क्रमांक 10 से लेके 26 तक। कुष्ठानाम आश्रय, कुष्ठ के आश्रय कौन कौन से हैं, इसका वर्णन हमें सूत्र क्रमांक 27 से लेकर सूत्र क्रमांक 30 तक। और जो प्रशमन है, यानी प्रशमन का अर्थ क्या है, तो प्रशमन का अर्थ है चिकित्सा। तो वो कहाँ कहाँ पे है, तो उसका हमें वर्णन देखने के लिए मिलता है सूत्र क्रमांक 39 से लेकर सूत्र क्रमांक 161 तक। तो इस प्रकार एक ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडेक्स में हमें पाया जाता है कुष्ठ के अध्याय का, वो इस प्रकार है। और वो ये सारा वर्णन इस जो अध्याय में है वो किन कुष्ठ प्रकारों का है, तो विशेषतः स्पर्शन ज्ञानाम, मुख्य रूप से स्पर्शनेन्द्रिय नाशन करने वाले जो कुष्ठ प्रकार है उनका मुख्य वर्णन यहाँ पे किया है।
ऐसा क्यों कहा है? तो आपको ये बात पता होगी। तो कुष्ठ के मुख्य 18 प्रकार, अष्टादश कुष्ठ, उनका निदान पंचक का मुख्यत्वे वर्णन हमें यहाँ पे इनिशियली देखने के लिए मिलता है। लेकिन आगे जाके हम ये बात आज देखने वाले हैं कि कुष्ठ मूलतः अपरिसंख्येय है। द टाइप्स ऑफ कुष्ठ कैन बी इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट टाइप्स का तो वर्णन करना असंभव है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ द कुष्ठ। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने मुख्य कुष्ठ प्रकारों का वर्णन किया है, जो मुख्य क्यों है? क्योंकि वो बाकी प्रकारों से ज्यादा बलवान है। दे आर मोर इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेंट देन अदर टाइप्स। इन व्हाट एस्पेक्ट? तो अगर वो ज्यादा दिन तक टिक जाए तो वो स्पर्शनीय इंद्रिय का नाश कर सकते हैं, इसलिए उनको प्राधान्य से वर्णित किया गया है। और इसीलिए मुख्य रूप से उनका वर्णन इस अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है। वही अष्टादश कुष्ठ है, 18 प्रकार के कुष्ठ है। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्सिंग। अभी आगे बढ़ते हैं हम कुष्ठ के हेतुओं की तरफ। सूत्र क्रमांक 4 से लेकर सूत्र क्रमांक 8 तक 5 सूत्रों में उन्होंने हेतुओं के एक लिस्ट दी है। मैं पहले ये सारे सूत्र आपके सामने पढ़ूंगा और फिर हम इस 5 सूत्रों को ब्रेक डाउन करेंगे आहार्य और विहार्य हेतुओं में, और फिर हम हेतुओं को डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि भाई इन हेतुओं से दोषों पे क्या प्रभाव होता है, शरीर पे क्या प्रभाव होता है, और उससे आगे जाकर कुष्ठ कैसे हो सकता है। तो सूत्र पढ़ते हैं पहले। विरोधिनी अन्नपानानि द्रव स्निग्ध गुरुणी च भजताम आगताम छर्दिम वेगांश अन्यान प्रतिघ्नताम व्यायामम अति संतापम अति भुक्त्वा उपसेविनाम शीतोष्ण लंघनाहारान क्रमम भुक्त्वा निषेविनाम घर्म श्रम भयार्तानाम द्रुतम शीतांबु सेविनाम अजीर्णाध्यशीनाम चैव पैंचकर्मापचारिणाम नवान्नदिमत्स्याति लवणाम्ल निषेविणाम माशमूलकपिष्टान्न तिलक क्षीर गुडाशिनां व्यवायम चाप्यजीर्णे निद्राम च भजताम दिवा विप्रान गुरुन दर्शयताम पापम कर्म च कुर्वताम। तो ये यहाँ पे जो उन्होंने सारी बातें कही है हेतुओं की, वो हम यहाँ पे 5 सूत्रों में देखने के लिए मिलती है। अभी आगे जाकर हम देखेंगे कि उन्होंने इस 5 सूत्रों में किस प्रकार आहार विहार इस अलग अलग प्रकार के हेतुओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले जो आहार्य पदार्थ है उनके बारे में जो यहाँ पे गणना की है वो हमें पहले इस जो स्लाइड में सूत्र क्रमांक 4 है उसमें और सूत्र क्रमांक 7 में देखने के लिए मिलते हैं, जो मैंने यहाँ पे रेड फॉन्ट में हाईलाइट किया है। तो ये कौन कौन से आहार द्रव्य है? तो विरोधी अन्नपान, द्रव स्निग्ध गुरु, इन गुणात्मक आहारों का भजन करना। यदि भजन यानी भजताम, ये जो क्रियापद का उपयोग किया है उसका अर्थ सिर्फ खाना ऐसा नहीं होता है, तो अभ्यास करना यानी द कंटिन्यूअस कंजम्पशन। तो 1 या 2 या 3 दिन इस प्रकार का विरुद्ध अन्न या द्रव स्निग्ध गुरु अन्न खाकर कुष्ठ नहीं होने वाला। तो देयर हैज टू हैव अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड। और टीकाकार आगे जाके ये कहते हैं कि जो आगे के क्रियापद है निषेविणाम अशिनाम, इसमें भी ये अर्थ का जो शेड है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमें अनुवर्तित करनी है। तो ये सारे जो आहार पदार्थ हैं उनका दीर्घ काल तक सेवन करना अपेक्षित है, तभी जाकर कुष्ठ होने की संभावना रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी दोषों का बल इतना बढ़ेगा कि वो कुष्ठ कर पाएगा, क्योंकि कुष्ठ होने के लिए हमें दोष बल बहुत ज्यादा होना अपेक्षित है, और दोष बल बहुत ज्यादा होने के लिए हेतुओं का सेवन भी दीर्घ काल तक होना यह आवश्यक होता है। So there has to have long-term continuous consumption of these kind of food items. Okay? तो ये सारे क्रियापद हमें वो बात दर्शाते हैं कि दीर्घकाल तक इस प्रकार के आहार का सेवन अपेक्षित है। फिर आगे जाके देखो, नवान्न, दधि, मत्स्य, अति लवण, अति अम्ल, माश, मूलक, पिष्टान्न, तिल, क्षीर और गुड़। अब इसमें भी हम क्या सीक्वेंस देखेंगे? पहले आहार में भी जो देखेंगे वो है उसके गुण विशेष। कौन से गुण विशेष का वर्णन है? द्रव, स्निग्ध और गुरु। तो ये तीनों प्रकार के आहार, अगर तीनों प्रकार के गुण एक ही आहार या एक ही आहार कल्पना में देखने के लिए मिले तो वो हेतु स्वरूप हो सकते हैं। द्रव, स्निग्ध और गुरु, तीनों गुण एक ही आहार पदार्थ में अगर देखने के लिए मिले तो फिर उससे क्या होने वाले आगे जाके? तो ऑब्वियस बात है, कफक प्रकोप होगा इजीली। और उसके साथ साथ मांस दृष्टि, अगर आप देखो तो मांस व स्रोत दृष्टि के जो हेतु है वो इससे कुछ हद तक मेल खाते हैं। उसके साथ साथ कुछ अंश तक
रक्त दृष्टि के हेतु जो है वो भी इसके मेल खाते हैं। तो क्या मुझे कोई बोल सकता है या कोई चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है कि इस प्रकार के आजकल के व्यवहार में कौन से आहार द्रव्य है जिनमें हमें ये तीनों गुण मिल सकते हैं? अगर हम ऐसे विजुअलाइज करें तो ही हम जब रुग्ण हमारे सामने आए तो हम उसके केस टेकिंग में से उसका जो डाइट की हिस्ट्री है हम ढूंढ पाएंगे कि भाई ये जो सारी चीजें हैं वो द्रव स्निग्ध गुरु आहारात्मक है और उनको हमें परिवर्जन करना आवश्यक है। एनीबॉडी? पाव भाजी, ओके फाइन गुड। पानी पूरी, ठीक है। पानी पूरी हम उसको उतना गुरु नहीं कह पाएंगे, शायद थोड़ी सी लघु हो जाएगी वो, लेकिन पाव भाजी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, उसमें से स्पेशली भाजी, क्योंकि पाव ये द्रव नहीं है। महिष दुग्ध दही, फंटास्टिक। तो दुग्ध दही ये दोनों चीजें। और एनीवन? फ्रूट सैलेड, वेरी गुड। और फ्रूट सैलेड जैसा ही और क्या क्या है देखो, मिल्क शेक्स, मस्तानी, फ्रूट जूस। नहीं देखो, बर्गर सैंडविच है ना ये द्रव नहीं है। देखिए हम सिर्फ गुरु नहीं देख रहे, सिर्फ स्निग्ध नहीं देख रहे, सिर्फ स्निग्ध द्रव्य तो फिर घृत भी हो जाएगा। हमें तीनों गुण मिलाकर कौन कौन से कॉमन गुण वाले ऐसे फूड आइटम से देख रहे हैं। दही वड़ा, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्यूटीफुल। दही डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कौन सा? लस्सी होगा, है कि नहीं? आइसक्रीम, आइसक्रीम भी द्रव में कुछ हद तक बैठेगी, लेकिन वो स्निग्ध गुरु है, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो इतने सारे पदार्थ हमारे आंखों के सामने आ रहे हैं। कौन कौन से हैं आपने कहा वैसे? मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स कोट किए हैं। क्षीर, जो इस सूत्र में भी आया है, ये बहुत एक बड़ा बहुत इजीली मिस होने वाली बात है कि क्षीर यानी दुग्ध, ये बहुत बार कुष्ठ में अपथ्य है, ये बात हम भूल जाते हैं। वैद्य भी, हम आगे जाके आगे के सत्र में देखने वाले हैं कि कुष्ठ के रुग्णों में दुग्ध ये निषिद्ध कहाँ है। हमें लगता है कि दुग्ध ये अमृत समान है, वो स्वस्थ वृत्त के लिए है, लेकिन अनेकों व्याधियों में हमें दुग्ध का वर्जन करने के लिए कहा गया है। तो वैसे भी यहाँ पे भी द्रव स्निग्ध गुरु, इसमें तो साक्षात दुग्ध भी आता है। तो अति दुग्ध सेवन करना या अविधिवत दुग्ध का सेवन करना, ये भी आगे जाके कुष्ठ का हेतु बन सकता है। ये यहाँ पे हम बात याद रखनी है। फिर स्मूदी, ये आजकल नया फैड है, वो भी इसमें बैठ सकता है। बाकी जो आपने सारे जो उदाहरण दिए उसमें से काफी हद तक उदाहरण यहाँ पे तो होते ही है। फिर मिल्क शेक, मस्तानी, जूस, लस्सी, आपने जैसे कहा पाव भाजी, मेनी अदर थिंग्स दे कैन बी इंक्लूडेड। और यहाँ पे स्काई इज द लिमिट, आप जितना बैठोगे जितना सोचोगे, आप आंखों के सामने होटल का मेनू कार्ड लाओ और उसमें से क्या क्या इसमें बैठता है, दे ऑल कैन बी पोटेंशियल हेतु ऑफ कुष्ठ। ओके, सो वेरी गुड। मूविंग अहेड, अति लवण, अति लवण आजकल आचार होता है, बहुत लोगों को ऊपर से नमक लेने की आदत होती है, पापड़ खाते हैं लोग एंड सो ऑन। तो ये अति लवण क्या करता है? अगर आप चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 26 देखो तो उसमें उन्होंने अत्र्य भद्र काव्य, उसमें जो उन्होंने पूरा वर्णन किया है रसों का, उसमें लवण के अति सेवन से जो वैशिष्ट्यपूर्ण उन्होंने परिणाम आए हैं, उसमें रक्त वृद्धि, अभी ये रक्त वृद्धि विकृत है, ये प्राकृत नहीं है। जब भी किसी धातु की वृद्धि होती है तो वो विकृत होती है, धातुओं की समस्थिति होना ये आवश्यक है। तो यहाँ पे रक्त वृद्धि ये विकृति है, ये ध्यान में रखिएगा। मांसम कुष्णाति, ऐसा बहुत ही सुंदर शब्द प्रयोग चरक संहिता में मिलता है, जो कुष्णाति ये कुष्ठ के धातु से मेल खाता है। कफ पित्त प्रकोप करेगा लवण का अति सेवन, और बलक्षय भी करता है। अति अम्ल क्या करेगा? देखिए, रक्त मांस दुष्टिकर, तो रक्त मांस दुष्टिकर ये फिर अम्ल में देखने के लिए मिलता है। कफ पित्त प्रकोप ये भी अम्ल में देखने के लिए मिलता है फिर एक बार। और अत्यभ्यस्त तनोह कुरिया शैथिल्यम, ऐसा वाग्भट ने भी बोला है सूत्र में इनिशियली अम्ल के अतियोग में। तो शरीर का अर्थात शरीर किससे बना है? प्राधान्यतः वो धातुओं से घटित है, तो धातुओं में शैथिल्य लाना ये भी घटना घटती है अति अम्ल सेवन करने के बाद। विरोधिनी अन्नपानानी, चरक संहिता 18 प्रकार के विरोधी अन्न का वर्णन करते हैं। तो विरुद्ध अन्न किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? तो चरक वाग्भट उसमें हमें सूत्र देखने के लिए मिलता है, यत् किंचित दोषम उत्क्लेश न निर्हरति कायतः, जो कोई भी आहार से आहार का प्रकार दोषों का उत्क्लेश करवाकर उसको शरीर से बाहर नहीं निकालता है। दोषों का उत्क्लेश यानी क्या? तो दोषों का उत्क्लेश यानी उसको प्रवृत्ति उन्मुख हो, उसको आप में मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे ज्वालामुखी के अंदर जो लावा होता है वो जैसे बॉईल होता है वैसे, या ग्रंथ ने जो एग्जांपल दिए वहां पे कि
किण्वोदक होगा। फर्मेंटेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है, या मैं और आपको और सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब आप इडली या डोसा उसका जो बैटर होता है वो करने के लिए लगते हैं, और वो अगर आप उसको टाइट उसका ढक्कन बंद कर देंगे तो वो जैसे जैसे काल निकलता जाएगा वैसे वैसे उसमें उसका उदरण होता है, वो ढक्कन को खोलकर उसका जो पात्र होता है उसके बाहर आने का प्रयास करता है। तो ये सारा है, ये उत्क्लेश होता है कि वो खुद के आशय से बाहर आने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार से वो शुद्ध है, उत्कृष्ट है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे वो। इस अवस्था को दोषों का उत्क्लेश कहते हैं। और इस अवस्था में दोष ये बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं शरीर को। क्यों? क्योंकि वो मतलब खोले हुए हैं, वो बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे धक्के दे, वहां से बाहर निकलने का प्रयास कर। सो दे आर वेरी इरिटेटेड, they are very irritated and that's why they are creating a havoc within the system of the body, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे। इस प्रकार के दोषों की उत्पत्ति विरुद्ध अन्न से होती है। ठीक है ना? तो ये बात विजुलाइज करो, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कुष्ठोत्पत्ति होती है। जब हम ये लिंकेज समझ पाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन हमें चिकित्सा के निर्धारण तक देखना होता है। आगे जाके देखो, नवान्न, दधी, मत्स्य, तिल और गुड़। तो ये सारे अगर देखो, नवान्न मतलब क्या, जो ग्रंथ ने कहे हैं शाली या धान्य है अलग अलग प्रकार के, उनको एक साल के बाद उपयोग में लाना कहाँ है। उनको अगर एक साल पहले ही जब वो नव है तब उनका उपयोग करे तो वो अभिसंधि ऐसा परिणाम शरीर पे दिखाते हैं। तो ऑल द अदर आइटम्स एज वेल, दधी, मत्स्य, तिल, गुड़, इनमें कॉमनेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो सारे बहुत ज्यादा अभिसंधि है। अभिसंधि का अर्थ क्या है? स्रोतों में स्राव उत्पन्न करने वाले। माश यानी उड़द, मूलक, इसमें भी मुख्यत्वे आम यानी कच्चा मूलक या महत यानी बड़ा मूलक, पिष्टान्न, तो आटे के साथ उसपे बहुत सारा संस्कार करके जो पकवान करते हैं उनको पिष्टान्न कहते हैं। माश, मूलक, पिष्टान्न, इन तीनों की गणना वाग्भट ने भी, चरक ने भी न शीलयेत, जिनका शीलन करना आरोग्य के लिए हानिकारक है, ऐसी लिस्ट में किया है। और क्यों? तो टीकाकार कहते हैं कि ये सारे जो आहार पदार्थ है वो कैसे है? वो अपथ्य है, यानी पथ्य यानी पथ, स्रोतस, इनके लिए अहितकारक है। तो ये अगर आप देखो तो ये सारे जो आहार्य हेतु है इनमें हमें कौन कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं? इनका एक कॉमन दोषों पे रिफ्लेक्शन क्या देखने के लिए मिलता है? तो इनसे जिन प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होगी वो उत्कृष्ट अवस्था में होंगे, वो अभिछंद करने वाले होंगे। और जो धातुओं पे उसका रिफ्लेक्शन है वो क्या देखने के लिए मिलता है? तो धातु शिथिल होंगे, धातु शिथिल होंगे। और उसमें भी मुख्यत्वे अगर आप देखो तो रक्त, मांस, इन धातुओं की तरफ इन हेतुओं का गामित्व है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जैसे हमने आखिरी में देखा, पथ्य, अपथ्य, पथ यानी स्रोतों के लिए जो हितकारक है, जो स्रोतों को विकृत करेंगे, इस प्रकार का जो आहार है उसका गुणधर्म हम देख सकते हैं। सो इन ऑल टू समराइज, उत्कृष्ट और अभिषंद करने वाले दोष, शिथिल धातु और स्रोतों के लिए अहितकारक, इस प्रकार से शरीर में घटना घटती है इस आहार से। तो ये कुष्ठ के संप्राप्ति की पूर्व पीठिका हो गई। अन्य हेतुओं की तरफ जाके देखते हैं। अभी जो इन सूत्रों में मैंने जो नीले रंग से जो जिस सूत्र हेतुओं को हाईलाइट किया है वो क्या है? तो वो आहार पदार्थ नहीं है, तो आहार विधि कैसे गलत होती है उसका वर्णन है। देखिए, अजीर्णाशन और अध्यशन। चक्रपाणी कहते हैं अजीर्णाशन यानी आमम अन्नम। अभी ये एक्चुअली आहार पदार्थ ही है, लेकिन अजीर्णाशन अध्यशन साथ में आया इसलिए मैंने उसका वर्णन यहाँ पे किया है। अपक्वम इति यावत, तो आजकल कच्चा खाना का बहुत बड़ा फैड है, रॉ अनकुक्ड फूड। तो चक्रपाणी कहते हैं कि वो आमम अन्नम यानी अपक्व, जिसको कुक नहीं किया, जिसको पकाया नहीं है, ऐसा आहार अगर बहुत दिन तक खाया तो वो भी कुष्ठ का हेतु हो सकता है। सिमिलरली अध्यशन, अध्यशनमिति आहारे परिणते भुंजानाना, यानी आहार सॉरी अपरिणते, यानी आहार का पूर्णतः पचन होने से पहले ही अगर आहार सेवन किया, दूसरा आहार खाया, तो उसको अध्यशन कहते हैं। वो भी बहुत बड़ा हेतु है। आजकल देखो बहुत लोग हर 2 घंटे के बाद खाना खाते हैं, एवरी 2 आवरली देर इज फूड कंजम्पशन। इतना सिंपल जो हेतु है डे टू डे लाइफ का, वो भी अल्टीमेटली कुष्ठ होने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये बात समझना जरूरी है। फिर देखो, अति भुक्तवा, बहुत ज्यादा प्रमाण में खाकर
व्यायाम करना या अति संताप यानी बहुत धूप में जाना एक्सेट्रा। शीतोष्ण लंघन आहार इनका क्रमम मुक्ता निषेवणम, यानी शीत और उष्ण। अभी यहाँ पे वो सिर्फ आहार ऐसा अपेक्षित नहीं है, मैंने इसको यहाँ पे आहार के अंदर इंक्लूड किया है, लेकिन इसकी व्याप्ति एकदम से ठंड वातावरण, ठंड जो ठंडा जो वातावरण होगा उसको छोड़ के अचानक से गर्माहट में जाना, यानी एसी में बैठे हैं और एसी से अचानक से एकदम धूप में बाहर आए फिर एसी में चले गए, ऐसा भी हो सकता है। या गर्म और ठंडा एक के पीछे एक खाया, ऐसा भी हो सकता है। लंघन और आहार, बहुत देर तक उपवास किया और अचानक बहुत ज्यादा आहार खाना एंड वाइस वर्सा, ये सारा अयोग्य प्रकार का क्रम है आहार निषेवण का या विहार निषेवण का। इससे भी कुष्ठ हो सकता है। घर्म यानी धूप, श्रम यानी आयास, भय यानी डर, इससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसने अगर बहुत ही जल्दी जल्दी शीतामु का सेवन किया तो वो भी कुष्ठ का हेतु हो सकता है। और अजीर्ण अन्न, अन्न अगर अजीर्ण है, अभी तक वो पचा नहीं है पूर्णतः से, उसी अवस्था में अगर व्यवहार किया गया या दिवास्वप किया गया तो ये भी कुष्ठ का हेतु हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे दोषों का, इन सारे हेतुओं में कौन फैक्टर क्या देख सकते हैं हम, तो ये सारे दोषों का उत्क्लेश करवा रहे हैं फिर एक बार, लेकिन कहाँ पे, मुख्यत्वे शाखा, शाखा यानी रक्तादि धातु त्वक्च, शाखा यानी हाथ पैर, ऐसा अर्थ है यहाँ पे, रचनात्मक नहीं लेना है, यहाँ पे क्रियात्मक अर्थ लेना है। जो चरकाचार्य ने बोला है सूत्र स्थान में तीसरे क्षणीय में कि धातु यानी रक्तादि धातु त्वक्च शाखा। तो ये जो आप अगर सारे हेतु देखो तो इनका डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ पे होता है, धातुओं पे होता है, और उनमें भी दोषों का इस प्रकार होता है प्रकोप कि वो डायरेक्टली उत्क्लेश अवस्था में चले जाते हैं। तो इन सारे हेतुओं में एक जो कॉमन फैक्टर है वो ये है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, विहारात्मक हेतु कौन से है? सबसे पहला और महत्वपूर्ण हेतु है छर्दी वेग निग्रह। तो छर्दी वेग निग्रह के अगर आप लक्षण देखो तो उसमें भी विसर्प, शीत, पित्त, कुष्ठ इनका उल्लेख आता है। और आजकल व्यवहार में देखने के लिए मिलता है कि बहुत लोग छर्दी यानी जब उत्कृष्ट अवस्था हो, अम्ल पित्त या विदग्धा जीर्ण, इस अवस्था में तो उसको एंटासिड्स खाकर सप्रेस कर देते हैं, एंटी एमिटिक्स खाकर सप्रेस कर देते हैं। इसका काइंड ऑफ वेग निग्रहण ओनली। तो इससे क्या होता है, जो दोष मुख मार्ग से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो शरीर के अंदर ही रहकर धीरे धीरे शाखा में चले जाते हैं। इसी का और एक हमें हेतु स्वरूप मिलता है अन्य वेगों का भी धारण करना, प्रतिघात यानी धारण करना। तो अगर सारे वेग धारण का ही सारे के सारे वेग धारण ये कुष्ठ के हेतु है, तो फिर छर्दी वेग का अलग उल्लेख क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि छर्दी वेग धारण ये इसका विशिष्ट हेतु है, उससे कुष्ठ होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और इसीलिए वेग धारण ऐसा हेतुओं का उल्लेख आने के बावजूद उन्हें छर्दी वेग का अलग उल्लेख किया है। इन जनरल किसी भी वेग का धारण करना ये क्या करता है अल्टीमेटली, तो वात का प्रकोप करवाता है। और वात का प्रकोप होने से क्या होता है, तो दोषों की शाखा गति भी हो सकती है। तो फिर एक बार ये सारे वेग धारण अल्टीमेटली क्या करवा सकते हैं, दोषों की शाखा गति और वात प्रकोप, ये दोनों जो घटनाएं हैं ये इनसे घट सकती है। और एक है इसका हेतु पंचकर्म अपचार। तो पंचकर्म अपचार यानी पंचकर्म में क्या करते हैं हम, पंचकर्म में हम दोष जो शरीर में यहाँ वहां पे त्रिविध मार्ग में यत्र तत्र छुपे हैं, पड़े हैं, उनका हम पूर्व कर्म से, स्नेहपान होगा, स्नेह बस्ती होंगे, विरुद्धान्न होगा, उनका स्नेहन स्वेदन होगा, इस प्रकार से उत्क्लेश हम करवाते हैं। और उत्क्लेश करवाकर हम उसको शोधन के दिन उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये करने में हम अयशस्वी हुए तो दोष पूरी तरीके से बाहर निकलते नहीं है, आधे अधूरे बाहर निकल जाते हैं। तो उत्कृष्ट हुए दोष अगर पूर्ण तरीके से शरीर से बाहर निकले नहीं और कुछ मात्रा में शरीर में बाकी रह गए, शेष रह गए, तो वो शरीर को पीड़ा करने लगते हैं, और इसीलिए ये भी कुष्ठ का एक हेतु हो सकता है। तो ये सारे हो गए हमारे बहुत ही कॉमन जो हम व्यवहार में देख सकते हैं, इस प्रकार के जो हम समझ सकते हैं, इस प्रकार के आहार्य विहार्य हेतु। इसके बाद जो बच जाते हैं वो है कर्म हेतु, कर्म यानी पूर्व कर्म और पाप कर्म, इस प्रकार के। देखो क्या कहा है सूत्र में, विप्र गुरु इनका अपमान करना, उनकी अवज्ञा करनी, या अन्य भी कोई पाप कर्म। अब गुरु का अपमान करना, या जो विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी क्या, जो ब्रह्म जानता है, जिसको तत्व ज्ञान
का ज्ञान है, ऐसे जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति, तो इनका अपमान करना ये पाप कर्म ही हुआ। तो वैसा है तो फिर एक बार पाप कर्म का उल्लेख क्यों किया? पाप कर्म का उल्लेख करने के बाद ऊपर के हेतु का भी इसमें इंक्लूजन हो सकता है। तो चक्रपाणी जी कहते हैं कि पुनः तद्वचनम विशेष हेतुत्वोपदर्शनार्थम, यानी ऐसा अपमान करना ये सबसे वैशिष्ट्यपूर्ण हेतु है जिससे कुष्ठ व्याधि इजीली हो सकता है बाकी बाकी पाप कर्मों के तुलना में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाप कर्म ये कुष्ठ का हेतु है, और इसलिए बहुत बार हमें ऐसा होता है कि युक्ति उपाश्रय चिकित्सा जो हम करते हैं, शमन शोधन इत्यादि, अगर वो बहुत सही सटीक हो, उस पे भी हमें रुग्ण में उपशय देखने के लिए मिलता नहीं है। और बहुत बार इसके लिए हेतु क्या होता है? तो पाप कर्म, आइदर इस जन्म में किया हुआ या पूर्व जन्म में किया हुआ, और इसके लिए हमें दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का आधार लेना पड़ सकता है। तो अगर हमें उसका ज्ञान नहीं हो तो हमें उसके जो अधिकारी व्यक्ति है उनके तरफ जाके उनका समस्या का हल ढूंढने के लिए उनको कहना पड़ता है। तो ये हमारे युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के अंदर काफी हद तक आता नहीं है, और इसीलिए हम इसके बारे में जान भी नहीं सकते। ये हमारे आपके जो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करते हैं इनके समझ से बहुत हद तक बाहर होता है। इसका अलग अध्ययन करना आवश्यक है तो ही हमें समझ पाएंगे। तो ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा ये इसके पहले के जो हेतु है उनको समझना और उनका वर्जन करना। ठीक है, तो ये सारे हेतुओं की गणना करने के बाद जो हमारे पास इन हेतुओं का दोषों पे, इन हेतुओं का धातुओं पे क्या परिणाम होता है, ऐसा एक समरी स्वरूप जो आंखों के सामने आना चाहिए, वो कुछ इस प्रकार है। तो दोषों का जो प्रकोप होगा, दोषों की जो वृद्धि होगी, वो मुख्यत्वे शाखा में होगी। दोषों की अवस्था कैसे होगी? उत्कृष्ट होगी, यानी वो ऐसे है कि वो बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे, और इसलिए शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा कर रहे हैं। जैसे कोई चूहा हो, चूहा जब उसके बिल में छुप के बैठे तब तक कोई इशू नहीं होता। अगर वो बाहर आए रूम में और रूम में यहाँ वहां पे दौड़ने लगे और उसको खुद का घर नहीं मिल रहा हो, उसको बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा हो, तो फिर वो यहाँ वहां पे पूरा हड़कम मचा देता है। और जो लोग चूहे से डरते हैं वो भी यहाँ पे कूदो वहां पे कूदो, पूरा केओस हो जाता है। ऐसा ही कुछ उत्कृष्ट दोष भी करते हैं। अभिसंधि दोष क्या है? स्रोतों में, धातुओं में स्राव उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार के दोष इन हेतुओं से उत्पन्न होंगे, और इन हेतुओं से शरीर के धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न होने वाला है, मुख्यत्वे रक्त और मांस में। अब ये देखने के बाद हम इसके बाद इमीडिएटली क्या देखेंगे? संप्राप्ति। और हम देखेंगे कि किस प्रकार हेतु संप्राप्ति से मेल खाते हैं। तो संप्राप्ति सबसे पहले हम देखेंगे निदान स्थान में, क्योंकि वहां पे उन्होंने संप्राप्ति का थोड़ा एलेबोरेटली उल्लेख किया है। क्या कहते हैं चरक संहिता? त्रयो दोषाः युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते त्वगादयाः चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकोपिताः स्थानम अधिगम्य संतिष्ठमानाः तान एव त्वगादीन दूषयन्तः कुष्ठानि अभिनिर्वर्तयन्ति। तो सबसे पहले तो जरूरी बात है वो त्रयो दोषाः युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते। ये घटना प्रत्येक व्याधि में घटती नहीं है। इस व्याधि में त्रयो दोषाः यानी तीनों दोष युगपत्, युगपत् इस शब्द का अर्थ है एक साथ, प्रकोपम आपद्यन्ते यानी कुष्ठ होने के पहले की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो हेतु सेवन के बाद तीनों दोष वात पित्त कफ एक ही साथ एक ही समय प्रकोपित होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है? पैरेलली त्वगादयाः चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते। त्वग इत्यादि जो चार दूष्य है, त्वग, लसिका, रक्त और मांस, ये जो चार दूष्य है उनमें शैथिल्य आता है। देखो हमने अभी भी देखा था कि कैसे हेतुओं में वो हेतुओं का वो स्वभाव ही है कि धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न करे, और उसका रिफ्लेक्शन हमें साक्षात संप्राप्ति में देखने के लिए मिल रहा है। तेषु शिथिलेषु, ऐसे शिथिल हुए दुष्यों में, धातुओं में, प्रकुपिताः दोषाः, जो दोष प्रकुपित हुए हैं वो स्थानम अधिगम्य संतिष्ठमानः, वो क्या करते हैं? वो इन प्रकार के शिथिल दुष्यों में स्थान वैगुण्य ढूंढते हैं। अगर दूष्य शिथिल हुए तो जाहिर सी बात है उनमें वैगुण्य उत्पन्न हुआ है, और दोष कहाँ पे आश्रय लेते हैं? यत्र संगख वैगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते। तो दुष्य भी इसी स्थान में, इसी प्रकार के
स्थान में आकर वहां पे आश्रय लेंगे। तो वो त्वग, लसिका, रक्त, मांस ये जो शिथिल हुए हैं वहां पे आकर स्थानम अधिगम्य संतिष्ठमानाः, संतिष्ठमानाः इस शब्द को बहुत ज्यादा महत्व है। सम और तिष्ठ, यहाँ पे तिष्ठ ये जो धातु का रूप है, तिष्ठमान ये रूप है, इसका अर्थ होता है शब्दशः खड़े होना, या हम इसको इस प्रकार से देखते हैं स्थिर होना। तो यहाँ पे दोष इन धातुओं में आकर स्थिर हो जाते हैं और इसलिए इस स्थैर्यत के वजह से ही कुष्ठ ये हमेशा चिरकारी होते हैं। स्थिर होने यानी क्या, एक बार वो वहां पे आके बैठ गया तो आसानी से वहां से वो दोष हिलने वाले नहीं है। और इसलिए हमें हमारे चिकित्सा में भी बहुत पूर्व कर्म करो, बार बार शोधन करो, बहुत दिन तक शमन करो, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट पथ्य पे रखो, ये करना पड़ता है। क्योंकि एक बार अगर दोष स्थिर हो गए तो फिर उनको वहां से हिलाना ये बहुत बहुत बड़ा मुश्किल काम है और इसीलिए कुष्ठ ये ठीक करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये सारा हमें जब हम संप्राप्ति का अध्ययन करते हैं तो हमें जो व्याधि का प्रोग्नोसिस है वो समझ में आता है। इसी संप्राप्ति को चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में हम देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है 9वें सूत्र में, वातादयः त्रयः दुष्टाः त्वग रक्तम मांसम अंबुच दूषयन्ति सह कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह। क्या है द्रव्य संग्रह? वातादयः त्रयः, तीन वात इत्यादि दोष जो दुष्ट हुए हैं, प्रकोपित हुए हैं, और त्वग, रक्त, मांस और अंबु यानी त्वग, लसिका, अंबु यानी लसिका, रक्त और मांस ये चार जो दुष्ट है, इनको ये तीन दोष दुष्ट करते हैं, दूषयन्ति। और इस प्रकार ये तीन दोष और ये चार दुष्ट मिलकर कुष्ठ के 7 द्रव्य को बनते हैं। यानी कुष्ठ ये व्याधि किन 7 द्रव्यों से बना है? तो ये 3 दोष और ये 4 दुष्ट। तो कुष्ठ का कोई भी प्रकार हो उसमें इन 7 द्रव्यों की इन्वॉल्वमेंट होनी ही होनी है। फिर कोई कम इन्वॉल्व होगा, कोई ज्यादा इन्वॉल्व होगा, लेकिन हर एक कुष्ठ में इन 7 द्रव्यों का इन्वॉल्वमेंट होना ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, इसका ही उन्होंने दोषों का जो इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में थोड़ा ज्यादा एलेबोरेशन इस आगे के सूत्र में किया है। अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादश एव च। अतः यानी इसके बाद, इस संप्राप्ति के बाद जो प्रमुख 18 प्रकार के कुष्ठ है, उन्होंने यहाँ पे किस प्रकार कहा है? 7 कुष्ठ और 11 कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। 7 कौन से? महाकुष्ठ, और 11 कौन से? एकादश कुष्ठ। और उसके आगे की जो पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, न च एक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते। यानी इन सारे कुष्ठों में ऐसा कोई भी कुष्ठ प्रकार नहीं है जो सिर्फ एक दोष से उत्पन्न हो। कोई भी कुष्ठ एक दोषज नहीं होता है, यानी सारे के सारे कुष्ठ प्रकार ये त्रिदोषज ही होते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है हमारे चिकित्सा में। इसलिए हम किसी भी कुष्ठ के अगर कोई भी प्रकार हमारे आंखों के सामने आए तो हम उसको चिकित्सा में कभी भी एक दोष की बहुत एक्सट्रीम चिकित्सा करते रहे तो उससे कुछ दिन बाद कुष्ठ ये एग्रीवेट हो जाता है, अनुपशी देखने के लिए मिलता है। अगर हम उसको आरोग्यवर्धिनी देते रहे 4-5-6 महीने तो क्या होता है? आरोग्यवर्धिनी की वजह से वो अत्यंत रूक्ष होने के कारण वात प्रकोप होने लगता है ग्रेजुअली, और शुरुआत के काल में रुग्णों को ठीक लगता है, कंडू कम हुआ, स्राव कम हुआ। लेकिन अगर इसका अयथावत उपयोग किया गया तो रूक्ष रूक्ष गुण बहुत बढ़ता है और फिर उसमें दरारें आना, त्वग अवतरण होना, ऐसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ऑलवेज ये बात ध्यान में रखनी है कि कुष्ठ में तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें वो बात हमेशा चिकित्सा में ध्यान में रखनी है। तो उसमें जो तारतम्य रहेगा, कभी वात प्रधान है, कभी पित्त प्रधान है, वो किस प्रकार से होता है, उससे कैसे कुष्ठों की प्रकार की निश्चिति होती है, ये हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे जाके एक जो महत्वपूर्ण बात है जो चरक ने निरंतर स्थान में भी कही है और चिकित्सा स्थान में भी कही है, वो देखते हैं। निरंतर स्थान में जो एक सूत्र है उसमें चरकाचार्य क्या कहते हैं? न च किंचित अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम। यही हमने अभी देखा कि ऐसा कोई भी कुष्ठ नहीं है जो सिर्फ एक दोष के प्रकोप से हो, यानी सारे के सारे कुष्ठ ये त्रिदोष प्रकोप से होते हैं। अस्ति तु खलु समान प्रकृति नाम अपि कुष्ठानाम
दोषांश दोष अंशांश विकल्प अनुबंध स्थान विभागेन वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम चिकित्सित विशेषः। इसका अर्थ क्या है? हम ग्रेजुअली देखेंगे। सूत्र एक बार पढ़ने से शायद काफी बातें समझ में ना आई हो, लेकिन अगर हम इसका हम अर्थ देखें तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। क्या है इसका अर्थ? देखिए कि अगर सारे के सारे कुष्ठ त्रिदोष प्रकोप के होते हैं तो कुष्ठों में भेद कैसे होता है? सारे के सारे कुष्ठ अगर सान्निपातिक ही है तो फिर उसमें वातज कुष्ठ, पित्तज कुष्ठ, कफज कुष्ठ, उनमें अलग अलग लक्षण, उसमें उनकी चिकित्सा अलग अलग, उनके वर्ण अलग, उनके कंडू दाह तोद इनके प्रमाण अलग, ऐसा वेरिएशन आता कैसे है? उसका उत्तर हमें यहाँ पे मिलता है। वो क्या कहते हैं? दोष अंशांश विकल्प अनुबंध स्थान विभागे न। तो जो वेरिएशन आता है वो ये 3 फैक्टर से आता है। क्या? दोषों की अंशांश कल्पना। अंशांश कल्पना का अर्थ सबको पता होगा, अंश यानी पार्ट, दोषों का पार्ट यानी दोषों के अलग अलग गुण। तो दोषों में कौन से गुणों का विशेष सहभाग है, वो अगर आप बात हम देखें, फॉर एग्जाम्पल पित्त, यानी समझो पित्त की इन्वॉल्वमेंट है कुष्ठ में, लेकिन वो क्या पित्त में प्रधान गुण उष्ण है या सर है या तीक्ष्ण है, इस प्रकार देखना ये जरूरी होता है। जैसे समझो कोई रुग्ण हमारे पास पित्त जो कुष्ठ का आया, तो एक रुग्ण में दाह प्रदान होता है, किसी रुग्ण में स्राव ज्यादा होगा, किसी रुग्ण में रक्त प्रवर्तन होगा। तो इनमें ये सारे जो वेरिएशन है किस वजह से आए? तो जिसमें दाह ज्यादा है उसमें उष्ण गुण का प्राधान्य है, जिसमें दरारें होंगी उसमें तीक्ष्ण गुण का प्राधान्य है, एंड सो ऑन। तो इतना माइन्यूट हमें अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया और उसका हमने इस प्रकार से डिकोड करके उसके नोट किया, तो हमें पित्त का जो गुण विशेष है वो ढूंढ पाएंगे। यही लॉजिक हम वात और कफ में देख सकते हैं। तो ये हो गया लक्षण के द्वारा। इतना ही नहीं, अगर आपको उसके हेतु पता हो फॉर श्योर, तो भी आप देख सकते कह सकते हैं कि हाँ इसमें पित्त में ये गुण प्रधान वृद्ध है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा रोज पानी पूरी खा रहा हो रोज, तो क्या होगा? पानी पूरी में क्या होता है? तो वो कटु अम्ल रसात्मक होती है। अगर कटु अम्ल रसात्मक होगी उसमें क्या होगा? सर, द्रव, उष्ण, इन गुणों का समावेश ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली उन गुणों से जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे वो हमें कुष्ठ में देखने के लिए मिलेंगे। तो इतना बारीकी से हमें देखने के लिए कहा है ग्रंथ ने, ये हो गई अंशांश विकल्पना। फिर अनुबंध। अनुबंध यानी 3 दोष अगर हमेशा है तो उनमें भी कोई तो प्राइमरी और कोई तो सेकेंडरी होने वाला है, प्रधान अप्रधान। तो कभी कफ प्रधान पित्त अनुबंध, यानी प्राइमरी दोष कफ, सेकेंडरी दोष पित्त, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, कभी पित्त कफ, कभी वात पित्त, एंड सो ऑन, ऐसे भी हो सकता है। और स्थान, स्थान यानी जो 4 दृश्य है, त्वग, रक्त, लसिका, मांस, इसमें से कौन सा दृश्य ये ज्यादा अफेक्टेड है? रक्त या मांस या रक्त मांस दोनों, या रक्त मांस ज्यादा और उसके बाद लसिका। अगेन देयर कैन बी मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसलिए इस प्रकार दोषों में वेरिएशंस आ सकते हैं। अगर इन वेरिएशंस को समझना है तो हमें हेतुओं का अध्ययन करना और लक्षणों का अध्ययन करना, ये दोनों आवश्यक होता है। और इन दोषों के इन प्रकार के वेरिएशन से हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? हमें कुष्ठ में ये सारी बातें देखने के लिए मिलती है। कौन सी? वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम, चिकित्सित, इसमें विशेष यानी इसमें डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है हर एक कुष्ठ में। क्या? हर एक कुष्ठ में अलग अलग कंप्लेंट्स या अलग अलग सीविलिटी से देखने के लिए मिलते हैं। दाह, कंडू, कई लोगों में दाह कंडू दोनों होंगे, कई लोगों में सिर्फ दाह होगा, कंडू नहीं होगा, कई लोगों में दाह की तीव्रता ज्यादा होगी, तोद की तीव्रता कम होगी, एंड सो ऑन। इतने वेरिएशंस हो सकते हैं। वर्ण, आप देखते हो कि स्किन डिसीज में इतने अलग अलग वर्ण के देखने के लिए मिलते हैं। संस्थान, उसका अपीयरेंस, कई मंडलाकृति होते हैं, कई विषमाकृति होते हैं, कई में उच्छेद होता है, कई बहुत थिक, कई बहुत थिन, एंड सो ऑन। प्रभाव, प्रभाव का अर्थ यहाँ पे कि साध्य है या असाध्य है या कष्ट साध्य है, एक्सेट्रा। और इसके बलबूते हर एक कुष्ठ का नाम अलग अलग दे सकते हैं। और ये सारा अगर अलग अलग है तो चिकित्सा में भी तारतम्य लाना पड़ेगा।
देखो कितना उन्होंने ज्यादा व्यापक वर्णन कुष्ठ का किया है, और इसलिए हम कहते हैं कि कुष्ठ का हर एक रुग्ण अलग होता है। अगर हमें उस रुग्ण को इन पैरामीटर्स पे एसेस करें तो हम उस पे स्पेसिफिक चिकित्सा कर पाते हैं। और इसीलिए जो चरक ने यहाँ पे कहा है सा सप्तविधा, वो 7 प्रकार का महाकुष्ठ हो सकता है, या अष्टाविधा, अष्टादश विधा, यानी 7 महाकुष्ठ और 11 शूद्र कुष्ठ, ऐसे 11 भेद हो सकते हैं। या अपरिसंख्य विधा भवति, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक कुष्ठ दूसरे कुष्ठ से इन सारे पैरामीटर्स पे अलग अलग देखने के लिए मिलता है। तो अगर कुष्ठ इनफाइनाइट है तो फिर हम उसको समझे कैसे? तो इन लॉजिक से क्या हमें दोषों का अंशांश कल्पना, अनुबंध और स्थान अगर हम ढूंढ के ले तो आपको उस गामित्व का द्रव्य, उस गुण का विपरीत द्रव्य, उस दोष के विपरीत का द्रव्य ये ढूंढना ये आसान हो जाएगा। तो आपको कुष्ठ का प्रकार का नाम ना भी मिले, आपको समझे भी ना ये दद्रु है या एक कुष्ठ है, लेकिन आप प्रधान दोष, उसके अंशांश विकल्पना और उसका दुष्य ये ढूंढ के निकाले तो भी आपको चिकित्सा शुरू करना संभव हो जाएगा। ये जिस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, मूविंग अहेड, सूत्र क्रमांक 11-12, इसमें क्या आया है? इसमें कुष्ठ के पूर्व रूप आए हैं। स्पर्शाज्ञत्वम अति स्वेदो नवा वैवर्ण्यम उन्नति कोठानाम लोम हर्षश्च कंडुस्तोदा श्रमक्लमः व्रणानाम अधिकम शूलम चिग्रोत्पत्ति चिरस्थिति दाह सुप्तांगता चेति कुष्ठ लक्षणम अग्रजम। तो ये सारे कुष्ठ के पूर्व रूप है। एक मिनट, सॉरी। तो ये सारी लिस्ट मैंने आपके आंखों के सामने रखी है, मैं अभी इसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन पूर्व रूप कब उत्पन्न होते हैं? अगर हम सबको षड्विध क्रियाकाल के बारे में सुना होगा, तो जब स्थान संश्रय शुरू हो जाता है दोषों का, दोष और दोष समूर्छना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद पूर्व रूप उत्पन्न होना शुरू होता है। और जब ये दोष दोष समूर्छना पूर्ण होती है तब लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। सो व्हेन दोष दोष समूर्छना स्टार्ट्स, देन पूर्व रूप स्टार्ट्स गेटिंग अपीयर्ड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लक्षण कहाँ के हैं। तो दोष अभी आकर त्वग, रक्त, मांस, लसिका यहाँ पे भी आने लगे हैं, और इसीलिए इन स्थानों के जो लक्षण है वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो लोमहर्ष, वैवर्ण्य, स्पर्श अज्ञत्व, स्वेद अतिस्वेद, ये सारे त्वगाश्रित लक्षण है, इजंट इट? कोठाना उन्नति यानी बार बार इरप्शंस आना, इससे बहुत बार होता है कि कोठ बार बार उत्पत्ति होती है, उनकी उन्नति होती है। रिकरेंट अटैक्स ऑफ शीत पित्त हम देखते हैं, बहुत बार वो कुष्ठ के पूर्व रूप होते हैं। अगर हम हेतुओं का अध्ययन करें और हेतुओं का बल बहुत ज्यादा हो और ऐसे रुग्ण में बार बार शीत पित्त के अटैक्स आ रहे हो, तो हम ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं कि दिस पेशेंट माइट गो टुवर्ड्स द कुष्ठ। सिमिलरली देखो श्रम क्लम, ये रक्त, मांस, ये दुष्ट होने के लक्षण है कि जल्दी थकान आ रही है, कुछ काम किए बिना भी थक जा रहे हैं, तो ये भी पूर्व रूप हो सकते हैं कुष्ठ के। व्रणानाम अधिकम शूलम, अगर किसी को कोई जख्म होगी तो वहां पे हद से ज्यादा शूल होता है, आसानी से व्रण हो जाते हैं और वो जल्दी से भर भी नहीं पाते, ये सारे कुष्ठ के पूर्व रूप हो सकते हैं। तो इन सारों अगर पूर्व रूप किसी हम रुग्ण में देखें और उसमें हमें बलवान जो हेतु हमने आज देखे वो भी देखने के लिए मिले, तो हम ऐसा कह सकते कि इसमें कुष्ठ हो सकता है। अगर हम इसी अवस्था में उसमें शोधन चिकित्सा हेतु परिवर्जन करें तो वो कुष्ठ होने से बच सकता है। ट्रीटिंग द पेशेंट एट पूर्व रूपावस्था इज इजियर, इफ इट गोज टू रूपावस्था तो प्रोग्नोसिस बिगड़ जाता है, साध्य तो बिगड़ जाता है। ओके, मूविंग अहेड, सूत्र क्रमांक 13 देखो, अतः ऊर्ध्वम अष्टादशानाम कुष्ठानाम, कौन कौन से अभी 18 कुष्ठ के प्रकार है? कपाल, उदुम्बर, मंडल, रुष्टजिह्व, पुंडरीक, सिद्म और काकणक, ये 7 महाकुष्ठ। और एक कुष्ठ चर्माख्य, कीटिम, विपादिका, अलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका नाम, ये जो है वो 11 क्षुद्र कुष्ठ। लक्षणानि उपदेक्षा महा, इनके लक्षण अभी हम उपदेश करेंगे, यानी इसके आगे हम कहेंगे। ठीक है, देखो अभी सूत्र क्रमांक 14 से लेकर 20 तक ये सारे जो 7 सूत्र है, ये 7 महाकुष्ठों के लक्षण है।
अब हम क्या करने वाले, ये उसके प्रमुख लक्षण है। इतने ही लक्षण है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप निबंध स्थान में जाकर देखो चरक संहिता में, तो इन्हीं प्रकारों का उन्होंने और ज्यादा एलेबोरेटली वर्णन किया है। लेकिन समयवशात हम हर एक संदर्भ जो इस अध्याय के बाहर का है नहीं देख पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप सुश्रुत, वाग्भट इनके ग्रंथ भी देखो, तो उनमें भी कुष्ठ के बहुत अलग अलग प्रकार के जो इस हमारा अध्यापन का उपग्रहण करे ऐसे संदर्भ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है और हमारा विषय भी चरक के चिकित्सा संकेत को समझ के लेना है। तो वी विल स्टिक टू दिस डिस्क्रिप्शन विच इज इन फ्रंट ऑफ अस। और हम क्या करेंगे, आपको अगर अभी अभी हमने जो देखा कि हर कुष्ठ का जो प्रेजेंटेशन है वो किन किन हेड्स के अंडर डिवीजन हो सकता है, तो एक तो वर्ण, दूसरा संस्थान, तीसरा वेदना और चौथा उसका नाम। यानी वर्ण यानी कलर, संस्थान यानी अपीयरेंस, वेदना यानी डिफरेंट कंप्लेंट्स और नाम यानी नोमेनक्लेचर। तो हम ये जो 7 कुष्ठ है मैंने हर एक का इन 4 डिविजन्स के अंडर डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे आंखों के सामने रखने का प्रयास किया है। सो विल गो थ्रू दैट, सो विल गेट टू नो कि ग्रंथ को किस प्रकार उसका वर्णन अपेक्षित है। ओके, कापाल कुष्ठ देखो पहला, कापाल का कृष्णारुण कपालाभम यद वृक्षम परुषम तनु कापालम तोद बहुलम तद कुष्ठम विषमम स्मृतम। देखो इसका नाम क्या है, कपाल यानी कपाल यानी मटके के टुकड़े के जैसा, जो मृदा से पात्र बनाते हैं, द मड वेसल व्हेन इट इज ब्रोकन, उसके जो टुकड़े होंगे उस जैसा उसका रूप होगा। उसका वर्ण कैसे आया है सूत्र में, कृष्ण अरुण, संस्थान किस प्रकार का है, रुक्ष, परुष, तनु, विषम। रुक्ष यानी देखने में सूखा दिखता है वो, परुष यानी रफ, तनु यानी बहुत पतला सा, वो बहुत थिक नहीं होता है, और विषम उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या बोलते हैं उसको हम, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, विषम होता है। और वेदना में जो सबसे प्रधान वेदना होती है वो तोद। अभी तोद बहुल ऐसा क्यों कहा है, हमने अभी भी देखा कि ये कुष्ठ का हम आगे इसका जो वर्णन होता है चरक में वो आगे आया है कि कपाल कुष्ठ ये वात प्रधान है। वात प्रधान क्यों कहा है, क्योंकि हर एक कुष्ठ ये त्रिदोषज है, तो इसमें पित्त भी है, कफ भी है, लेकिन उनका बल कम है। तो पित्त कफ है तो उनमें कंडू भी होगा, दाह भी होगा, लेकिन वो लक्षण उतने सीवियर नहीं होंगे जितना सीवियर तोद ये लक्षण होगा। क्यों? क्योंकि तोद ये वात का लक्षण है और ये वात प्रधान कुष्ठ है। तो यही लॉजिक हमें हर एक कुष्ठ में देखना है कि हर एक कुष्ठ में जो प्रधान लक्षण है वो यहाँ पे कहे गए हैं। ये छोड़कर जो बाकी छोटे छोटे बाकी लक्षण है उर्वरित दोषों के, वो भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखो मैंने आपके सामने कपाल का एक इंटरनेट का फोटो आपके आंखों के सामने रखा है, और किस प्रकार ये जो मैंने अलग अलग फोटो इकट्ठा किए हैं वो मैंने इंटरनेट से किए हैं फॉर द सेक ऑफ कोरिलेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो इस प्रकार हम व्यवहार में भी कुष्ठ देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, औदुंबर दाह कंडु रुजा राग परितम लोम पिंजरम उदुंबर फलाभासम कुष्ठम औदुंबरम विदुः। तो उदुंबर कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ कैसे होता है, पक्व उदुंबर के जैसे, ऐसा टीकाकार कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। पक्व उदुंबर का वर्णन लाल रहता है, दिखने में वो लाल की एक शेड रहती है, तो उसी प्रकार कुष्ठ का वर्णन रहेगा। कुष्ठ उस उदुंबर के फल के जैसे लाल राग युक्त, लोम पिंजर, यहाँ पे भी उसके जो लोम होते हैं वो येलोइश रेडिश ऐसे टर्न हो जाएंगे, लोम का रंग बदल जाएगा। और वेदना में दाह, कंडू, रुजा ये लक्षण हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी प्रकार से देखो मैंने आगे हर एक स्लाइड में ऐसा एक सूत्र आपके सामने रखा है, उसके चित्र रखे हैं, और मैंने टेबल भी आपके आंखों के सामने रखा है। मैं ये जो प्रेजेंटेशन है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। विल गो थ्रू ऑल द टाइम्स वेरी फास्ट, क्योंकि हर एक सूत्र पढ़ना और उसका वापस वर्णन, माफ कीजिएगा मेरे यहाँ की बिजली चली गई इसलिए मेरा नेट अचानक बंद हुआ। तो जस्ट मिनट मैं शेयर करता हूँ फिर एक बार। क्या मुझे कोई कह सकता है कि उदुम्बर कुष्ठ के बारे में जो वर्णन किया था मैंने, क्या वो आपने सुना है या वो आपने नहीं सुन पाए वो? I'm sorry. लोम पिंजर पर्यंत आलं होतं। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, तो लोम पिंजर, पिंजर का अर्थ होता है कि येलोइश रेडिश, इस प्रकार का लोम का वर्ण भी बदल जाता है। और उसमें वेदना कौन कौन सी होती है,
दाह, कंडू, रुजा एक्सेट्रा। तो देखो एक्सेट्रा नहीं, मतलब मैंने कहा वैसे कि बाकी भी लक्षण हो सकते हैं जो यहाँ पे उल्लेखित नहीं है लेकिन बाकी दोषों की वजह से होते हैं। तो कहने की बात क्या है, तो हर एक आपको इसके आगे के सूत्रों में भी इसी प्रकार से इन 4 हेड्स के अंडर डिवीजन मिलेगा। तो मैंने ये सारा आपके स्लाइड शो में रखा है। हम आगे आगे जाएंगे, थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि ये सारा वर्णन देखते बैठे इतने बारीकी से तो हमारे अध्याय संपूर्ण नहीं होगा। मैं ये स्लाइड शो आपके साथ शेयर करूंगा तो आप आराम से ये डिवीजन देख सकते हैं और ये चित्र भी देख सकते हैं। ओके, सो विल मूव अहेड। मंडल कुष्ठ, श्वेतम रक्तम स्थिरम स्त्यानम स्निग्धम उत्थल मंडलम कृच्छम अन्योन संसक्तम कुष्ठम मंडलम उच्यते। इसका जो प्रधान लक्षण है, मंडल का अर्थ होता है गोल। तो देखो चित्र में गोल गोल पैचेस है और अन्योन्य संसक्तम यानी वो एक दूसरे को चिपके हुए हैं। और बाकी भी वर्णन आप देख सकते हैं। इस प्रकार के कुष्ठ को मंडल कुष्ठ कहते हैं। फिर रुष्ट जीव कुष्ठ, कर्कशम रक्त पर्यंतम अंतश्चावम संवेदनम यद ऋष्य जिह्वा संस्थानम ऋष्य जिह्वम तदुच्यते। ऋष्य ये हिरण का एक प्रकार है, इट्स अ टाइप ऑफ डियर। उसकी जिह्वा जैसे, अब उसकी जिह्वा एक ऐसी होती है, उसका वर्ण उन्होंने कहा है कि बीच, अभी ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, मुझे ऐसा क्लासिकल जो कुष्ठ का वर्णन है वैसी जिह्वा मुझे इंटरनेट पर नहीं देखने के लिए मिली। तो ये हमारे काम हो सकता है, अगर किसी को कोई रिसर्च करना है तो ऐसे कुष्ठों के फोटो वो इकट्ठा कर सकते हैं और एग्जैक्टली वैसे दृष्टांत के फोटो वो इकट्ठा कर सकते हैं। इट कैन बी अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंटेशन फॉर अस। तो बेसिकली रक्त पर्यंतम जो बॉर्डर लाइन में जो कुष्ठ होता है तो बॉर्डर में उसका कलर रेडिश होता है और बीच में वो श्याव रंग का होता है। और आपने जो भी गाय को भैंस को अगर किसी के जिह्वा को हाथ लगाया होगा तो कैसे कर्कश होती है, रफ होती है, वैसा ही रफ ये कुष्ठ होता है। ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण हुए। पुंडरीक कुष्ठ, पुंडरीक का अर्थ होता है कमल। सश्वेतम रक्त पर्यंतम पुंडरीक दलोपमम सोच्छेदम च सुदाहंच पुंडरीकम तदुच्यते। अब यहाँ पे मुझे इसका एग्जैक्टली कुष्ठ कैसे दिखता है ये मैं विजुअलाइज नहीं कर पाया क्योंकि व्यवहार में आजकल हमें महाकुष्ठ डे टू डे प्रैक्टिस में कम देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो दृष्टांत है उसको सिर्फ यहाँ पे लिखा है, लेकिन आई डोंट नो कि हाउ इट मस्ट एग्जैक्टली बी लुकिंग। तो अगर किसी को ये बात, अगर किसी को ऐसा कुष्ठ वर्णन सुनने के बाद किसी के पास फोटो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो तो जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। लेकिन हम इसका वर्णन देखेंगे कि वो कमल के पत्तों के जैसे दिखता है। अब कमल के पत्ते कैसे, देखो कि उसमें हम सिरा देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार का सिराओं का उच्छेद शायद हम यहाँ पे देख पाए। यहाँ पे दाह होता है और उसका वर्णन श्वेत रक्त इस प्रकार का होता है। ऐसा वर्णन हमें पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन वो दिखने में कैसा दिखता हो ये बात मैं विजुअलाइज नहीं कर पाया। तो ये भी हमें ढूंढने की बात है। हम सारे अगर मिलके इसे कुछ अध्ययन करें तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा। ओके, सिद्म कुष्ठ, सिद्म यानी अलाबू कद्दू का एक प्रकार होता है, उसका पुष्प के जैसे वर्ण। तो वो कैसे होता है, देखो श्वेतम ताम्रम ये वर्ण है। तनु यानी थिन, यद रजो घृष्टम विमुच्यंती विमुच्यंती ये बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। घृष्टम यानी वो स्किन, जो स्किन पैच है वहां पर अगर आज घिसे, वहां पे अगर आज खुजाए तो रजो विमुंचती, वहां से रजो यानी धूल पड़े ऐसा लगता है। तो हम व्यवहार में क्या कहते हैं कि डैंड्रफ गिरता है उस जगह से, फिर वो सिर में हो या किसी और शरीर के पार्ट में हो, वो यहाँ पे वो ये भी कहते हैं प्रायण च उरसी। जनरली सिद्म कुष्ठ ये चेस्ट एरिया पे देखने के लिए मिलता है, जिसको घिसने के बाद उससे जो पार्टिकल्स है, जो डैंड्रफ जैसे पार्टिकल्स है वो नीचे गिर सकते हैं। ये तो कुष्ठ बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है जिसको हम सिद्म कहते हैं। ठीक है, काकण कुष्ठ ये महाकुष्ठ का 8वां प्रकार। यद काकणंतिका वर्णम, काकणंती मतलब गुंजा, गुंजा फल के जैसे वर्ण जिसका देखने के लिए मिलता है। अपाक, इसमें पाक नहीं होता। तीव्र वेदनम सीवियर पेन, और इसमें सारे दोषों के लक्षण बहुत सीवियर देखने के लिए मिलते हैं। हमने देखा था कि हर एक कुष्ठ त्रिदोषजयी होता है, लेकिन काकण कुष्ठ में क्या होता है कि इसमें तीनों दोष ये प्रकोपित होते हैं इक्वली, बहुत ज्यादा पैमाने पर। तो इसमें बाकी कुष्ठों से अलग बात क्या है, तो बाकी कुष्ठों में एकाध दोष के लक्षण ज्यादा थे, बाकी दोष के लक्षण थोड़े कम थे। लेकिन यहाँ पे तीनों दोषों के लक्षण हमें बहुत ज्यादा सीरियसली से देखने के लिए मिलेंगे। नैव सिद्ध्यति, इसकी चिकित्सा नहीं है, यह पूर्ण तरीके से असाध्य है। ठीक है, ये हो गए महाकुष्ठ। और उसके आगे जो आकरा प्रकार के हैं क्षुद्र कुष्ठ, ये हमें तुलनात्मक रीत्या
ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने फिर एक बार इन सारे कुष्ठों का एक टेबल बनाया है। देखिए हेड्स वही है, नाम, वर्ण, संस्थान, वेदना, और 11 मैंने कुष्ठों का आपको आपके सामने रखा है। फिर आई वोंट बी गोइंग इनटू द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं पढ़ते बैठा और सबके लक्षण कहते बैठा तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। मैं ये पावर पॉइंट हमारे ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने जो यहाँ पे बातें रखी है उसको पढ़िए, समझिए। इसमें से व्यवहार में हम चर्म कुष्ठ, किटिम कुष्ठ, विपादिका कुष्ठ, दद्रु कुष्ठ, चर्मदल कुष्ठ, ये बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम उनका निदान कर पाए तो चिकित्सा में इन कुष्ठों की जो चिकित्सा होगी, जो कल्प होंगे, वो हम आसानी से ढूंढ पाते हैं। मैंने कुछ आपके सामने मैंने यहाँ पे विजुअलाइजेशन रखे हैं। देखो जो पहला कुष्ठ है वो कौन सा है, मत्स्य शकल, जो लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है वो किसका है, मत्स्य के शकल का, यानी जो स्केल्स होते हैं ना मछली के, उस जैसा है। तो ये कौन सा कुष्ठ है, एक कुष्ठ। और राइट साइड में वो एक कुष्ठ का चित्र है। सी हाउ इट मैचेस द सेकंड पेयर ऑफ इमेजेस। जो पहला है वो हाथी, हस्ती चर्मवत, और आप देखो तो राइट साइड में आपको चर्म कुष्ठ का चित्र है। देखो अगर आप उसको जूम करो, इट विल रिसेम्बल द स्किन ऑफ एलिफेंट। सिमिलरली आगे जो पहला चित्र है पैरों का, अगर आप देखो तो वो कीटिम कुष्ठ का है। कीटिम कुष्ठ का क्या कहा है चरक ने, कीर्ण कीर्ण खरस्पर्श, कीर्ण यानी जब जख्म हो जाती है और वो भर जाती है तो वहां पे जो टिपिकल खरस्पर्श होता है, रफ ड्राई जो वहां पे स्पर्श होता है, वैसा स्पर्श, वैसा प्रेजेंटेशन किटिम कुष्ठ में देखने के लिए मिलता है। तो वो होगा किटिम कुष्ठ। आगे जाके देखो विपादिका, उन्होंने क्या कहा है, पाणीपाद स्फुटनम, वहां पे दरारें आ जाती है, तीव्र वेदना होती है उनमें, तो वो देखने के लिए मिलते हैं दूसरे चित्र में। तीसरा दद्रु, दद्रु में क्या कहा गया है, दद्रु का सूत्र है, एक मिनट, सकंडुराग पीड़कम दद्रु मंडलम उद्गतम, मंडलाकृति है, उसमें पीड़क आए हैं और वहां पे बहुत कंडू होता है जिसको व्यवहार में दांत कहते हैं, गजकर्ण ऐसा मराठी में कहते हैं। तो ये प्रकार देखो हमें अभी ये बात समझ में आई होगी कि ग्रंथ ने कितना सुंदर प्रकार से हमें विजुअलाइज करके दिया है कि भाई इस प्रकार का कुष्ठ दिखे तो आप उसको ये नाम दे दो और फिर आप उसके चिकित्सा के पीछे लग जाओ। तो ये कुल मिलाकर जो 18 कुष्ठों का वर्णन है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। इसके बाद सूत्र क्रमांक 27 से लेकर 30 तक जो एक पार्ट है वो है इन कुष्ठों का दोष प्राधान्य का है। वाते अधिकतरे कुष्ठम कापालम मंडलम कफे, कापाल कुष्ठ में वात अधिकतर रहता है। अधिकतर मतलब मोर देन अदर्स, अदर्स मतलब पित्त कफ, क्योंकि हर एक कुष्ठ त्रिदोष प्रधान है। सिमिलर मंडलम कफे, पित्ते तो औदुम्बरम विद्यात, तो कापाल, मंडल और पित्त ये एक दोष प्रधान है। काकण कैसा है, त्रिदोषज है। वात पित्त, श्लेष्म पित्त और वात श्लेष्म, ये जिनमें अधिकतर है वो क्रमशः ऋषजिह्व, पुंडरीक और सिद्ध कुष्ठ है। और उसके बाद ये जो 7 महाकुष्ठ है, उनके बाद जो 11 क्षुद्र कुष्ठ है, उनमें क्या दोष प्राधान्य है, देखो चर्माख्य यानी चर्म कुष्ठ, एक कुष्ठ, किटिम, विपादिक और अलसक, ये 5 प्रकार के जो कुष्ठ है वो प्रायः वातक कफाधिक है। पामा, शतारु, विस्फोट, दद्रु और चर्मदल कुष्ठ ये पित्त कफ प्रधान है, और विचर्चिका ये कफ प्रधान है। अभी सब में प्रायः 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 ऐसा कहा है, प्रायः मतलब जनरली, दैट मीन्स कि इसमें अपवाद हो सकते हैं, कभी कभी इसमें दोष प्राधान्य बदल भी सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने दोष प्राधान्य से जो इसके पहले के 18 कुष्ठ के प्रकार है उनका वर्णन किया है। तो यहाँ पे आगे हमारी आज बात हम रुकाएंगे। इसके आगे जो एक बात नैदानिक रह जाती है वो है कि किस प्रकार जिस कुष्ठ को हम कोई भी नाम नहीं दे सकते, ऐसे बहुत सारे कुष्ठों के प्रकार हमारे आंखों के सामने आते हैं कि ये किसी भी इन 18 प्रकारों में नहीं बैठते हैं, उनको किस प्रकार हम डायग्नोस करेंगे, ये बात हम आगे के सत्र में देखेंगे। और वो देखने के बाद हम कुष्ठ की चिकित्सा को शुरू करेंगे। ठीक है, अगर किसी को आज के सत्र में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर हाँ यस, आता व्यवहारामध्ये आपल्याला
पोस्ट व्हायरल रॅशेस बघायला मिळतात, म्हणजे ते अतिशय त्याला कंडू असतो आणि हे असतं लाल लाल पिटिका असतात रक्तवर्णी, तर त्याचा कसा विचार करायचा? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। तो हमें जब भी हम कुष्ठ ये लेबल लगाएंगे तो उसके लिए हमें कुष्ठ का ज्ञान मंचक चाहिए। और मैं अभी आपको कहा वैसे कि उसमें हेतु बल ये बहुत ज्यादा चाहिए। अगर बहुत ही छोटा हेतु है, उससे सिर्फ रैश आए हैं, तो वो क्षुद्र रोग में जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना कि विस्फोटक नाम का भी क्षुद्र रोग होता है, या शीतपित्त, उदर्द, कोठ, या इतना ही नहीं विसर्प, ये भी उसमें बहुत बार क्लासिफाई होता है। सो इफ द प्रेजेंटेशन इज एक्यूट, then most of the times acute presentation is classified under these and other conditions। अगर हेतु बल बहुत ज्यादा है, अगर उसमें जो उसका अवस्थिति है वो चिरकारी है, तो हम उसको कुष्ठ कहेंगे। तो ये डिफरेंस हमें करना पड़ता है और उसके आधार पर हमें उसका निदान करना पड़ेगा। थँक्यू सर। थैंक यू। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं हो तो हमारा सत्र आज यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, और आगे के सत्र में हम जो नैदानिक उर्वरित भाग और उसकी चिकित्सा जो चरक चिकित्सा में स्थान में देखने के लिए मिलती है उसका हम ओवरव्यू लेंगे। ओके, धन्यवाद। सर हाँ सर बोलिए। हा एक प्रॅक्टिकली ज्या वेळेला वातव्याधीची चिकित्सा करत असतो आपण, हाँ हाँ चिकित्सा करताना शमन चिकित्सा दिल्यानंतर असं बघायला मिळालं एक दोनदा की स्किन मध्ये परत म्हणजे स्किन डिसीजचा उद्भव होतो, तर असं काही बर सांगितलं आहे का की चिकित्सेमध्येच बदल करायला लागतात? दोनदा असं लक्षात आलं की वातव्याधीचं म्हणजे वातव्याधी आहे तर शमनार्थ औषधं दिली आहेत आणि ते इरप्ट होऊन परत स्किन डिसीजेसकडे, परत स्किन स्किन शमन स्किन काही डिसीज म्हणजे कोणत्या प्रकारचे, म्हणजे कुष्ठासारखे एवढे सिव्हिअर का जस्ट रॅशेस वगैरे असं? हा रॅशेस वगैरे म्हणजे हाँ असेच कोठ आपण ज्याला आर्टिकेरिया एग्जैक्टली। म्हणजे कंडू हाँ आणि ओके, नहीं मग एक्झॅक्टली कि कोठ हे लक्षण इतकं व्यापक है ना, ये लक्षण इतना व्यापक है कि आपको कुष्ठ छोड़ के बहुत सारी आप देखोगे तो गतवात अवृतवात में भी देखने के लिए मिलता है। तो आइदर अगर कोई नया लक्षण उत्पन्न हो रहा हो, तो जनरली मैं जो सोचता हूँ, तो एक तो हमारे चिकित्सा में कुछ तो गड़बड़ होती हो जिससे कोई अन्य दोष प्रकोपित हुआ हो, या बहुत बार दोषों का उत्कर्ष होता है, दोषों का विलयन होता है, तो भी वही दोष विलयन होके वो लक्षण उत्पन्न करते हैं। अगर हमें पूरी गारंटी है कि हमारे दोषों से दोष प्रकोप नहीं हुआ है, वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ विलयन हुआ है, उत्क्लेश हुआ है, तो फिर उनको हम सद्य शोधन से बाहर निकाल दे तो फिर वो कम हो जाते हैं। तो हमें ये डिफरेंशियल करना पड़ता है कि वेदर इट इज अ बैड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और जस्ट अ वे ऑफ द ट्रीटमेंट कि दोष विलयन हुआ है और वो बाहर निकलना हमारे लिए आवश्यक है। बट इतना अगर जस्ट कोई चिकित्सा शुरू कर दी और रैशेस आए, तो आई डोंट थिंक इट वी शुड क्लासिफाई इट अंडर द कुष्ठ। हमने उसको दोषोत्क्लेश और मैंने कहा वैसे क्षुद्र रोग या वातवेदी की अलग अलग अवस्थाएं जिनमें आवृतवात होते हैं उनमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और उनकी चिकित्सा भी तुलनात्मक रीत्या आसान होगी। हमें उसमें कुष्ठ में जो साक्षात चिकित्साएं हैं, शोधन करना, पूरा रसायन चिकित्सा करना, वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके। आणखीन एक सर, हाँ आम्लपित्त किंवा ऍसिडिटी असणारे पेशंट, म्हणजे पेशंटच्या भाषेत बोलतीये मी, हो ते हो बराच काळ अँटासिड घेऊन येतात आणि मग हो मुखदूषिका वगैरे घेऊन येतात, ज्याच्यामध्ये खूप वेदना पण असतात, लालिमा हो पण असतात, तर बरोबर। याचा कसा विचार करावा? नहीं एग्जैक्टली देखो जो एंटीडिसीज बहुत खाते हैं और जो अम्ल पित्त को सप्रेस करते हैं, उनमें दोषों की शाखा गति होती है। मतलब जो कोष्ठ में जो अम्ल पित्त है, अम्ल गुणात्मक पित्त, और उनके जो अनुबंधी दोष होंगे कफवात, वो शाखा में चले जाते हैं। लेकिन उससे कुष्ठ ही होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुखदूषिका ये एक स्वतंत्र व्याधि है। उसमें मुख पे हमें जो पीटिकाएं देखने के लिए मिलती है वो कुष्ठ के अधिकरण में नहीं आती, उनका अलग अधिकरण है। लेकिन हमें चिकित्सा क्या करनी है, देखो संप्रप्ति में कॉमन बात क्या है कि दोष कोष्ठ से शाखा में चले गए हैं, हमें उनको जो शाखा में चले गए हैं और वहां पे स्थान संचय किया है, अगर हेतु ये क्रॉनिक सप्रेशन ऑफ अम्ल पित्त बिकॉज ऑफ एंटासिड्स ये होगा, तो इसका अर्थ है कि हेतु बल ज्यादा है, दोष शाखा में है, तो हमें वहां पे पूर्व कर्म स्वरूप शोधन ही करना पड़ता है। उसका निदान अलग हो लेकिन चिकित्सा वही होती है। तो हम वहां पे कुष्ठ लेबल लगाना ही चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंटासिड्स के कंजम्पशन से कुष्ठ के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग व्याधि हो सकते हैं। लेकिन उन सारे व्याधियों में जो एक कॉमन थ्रेड होती है चिकित्सा में, वो होती है शाखा में जो दोष है उनको पूर्व कर्म से विलयन करो,
उनको कोष्ठ में लाओ और बाहर निकालो। फिर उनके जो द्रव्य का निश्चय होता है वो आप अवस्था और व्याधि के अनुसार बदल सकते हैं, इस प्रकार। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, so we'll stop here and we'll meet in the next session. Thank you very